तैयारी में आने से पहले आप पीछे देखें कि आप अपने बैकग्राउंड से बहुत कुछ सीख सकते हैं। यूपीएससी से रिलेटेड मैं आपकी जर्नी समझना चाहता हूँ। I applied for both civils and forest. पे एक डाउट आता है, If you are just ticking on the civil services वाला option, your attempt only for civil services will be counted. अगर आप prelims attempt कराते हैं, अगर आप वहाँ आपका attendance sign हो जाती है कि हाँ आपने appear किया है exam में, फिर your attempt will be counted. I remember I went to give an open test of some coaching and I scored I think 22 out of 200. क्या पूछ रहा है पता ही नहीं है. Otherwise you will not get score 18, 20, 22, right? तो I started giving tests, so I realized I'm scoring around 65, 70, 75. Okay. तो वो होने लगा. Some of my college seniors were there who were also preparing. So I spoke to a couple of them. They said कि ऐसा है, start spending time more with the paper rather than the content. ये 45 questions है, इसमें silly mistake नहीं होनी चाहिए. ठीक है. अगर हो रही है तो it's my fault. And अगर गलत हुआ तो if this was my mindset of approaching that question, if it went wrong, so these kind of questions I will not use this mindset. वो 50-50 वाली अप्रोच पूछना चाहता हूँ जो आप अपने प्रीलिम्स में टेस्ट सीरीज में अपनाते थे। But it's the best way to revise a few topics from a few subjects every day, because on a weekly basis कि ये किताब पढ़ के ये वाली बुक में पूरा रिवाइज करूंगा या करूंगी. Right now when if you've done something wrong in that question of that topic, you know this is a week for me. आपकी प्रीलिम्स की जो एक स्ट्रेटेजी रही है, बहुत कुछ छुपा है जो कि ऑलरेडी यूपीएससी ने दे रखा है। अगर आपका सेकंड अटेम्प्ट में मेंस क्लियर नहीं होता तो क्या आप थर्ड अटेम्प्ट देते? थोड़ा सा एक वो भी था कि नहीं मुझे सिविल सर्विसेज की ही प्रिपरेशन कर, मैंने सोच रखा है 2.5 साल सिर्फ सिविल सर्विसेज को देना है तो सिर्फ सिविल्स को ही दूंगा. आपको ये डर नहीं लगा कि यार ये तो मतलब वो हो गया कि एक तो वहां पे जानवर है, ऊपर से इंटरनल इश्यूज भी हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं। जय हिंद दोस्तों, सिद्धार्थ भैया के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सो दिस इज आवर सेकंड पॉडकास्ट एंड मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि इस पॉडकास्ट में जो भी हम ये सीरीज लेकर आ रहे हैं ना, इसमें एक ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर रहता है कि आप सभी के लिए जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं या जो सब्सक्राइब करेंगे, हम उन 0.02% जो यूपीएससी में क्वालिफाई होते हैं सिर्फ उनके लिए नहीं कंटेंट बनाते हैं, बल्कि उनके लिए भी कंटेंट बनाते हैं जो 99.8% डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं इस एग्जामिनेशन से। आखिर उनके पास क्या ऑप्शन बचता है? सो टुडे in this video we will talk about not only the options other than IAS but also the other future perspective. We will talk about the services जिसके बारे में बात नहीं होती है, जिसके बारे में आप अप्लाई भी नहीं करते हो, which is Indian Forest Services. और हमारे पास बात करने के लिए उस टॉपिक पे एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, because he has cracked Indian Forest Services with a great rank of 69. So I am welcoming on this platform Ronan Singh. स्वागत है आप सबका इस प्लेटफॉर्म पे। रोनन, थैंक यू सो मच इतना वक्त देने के लिए। रोनन को मैंने रिक्वेस्ट की थी ऑन लिंक्डइन एंड ही वाज सो हम्बल दैट ही वाज रेडी ऑन वन गो. थैंक यू सो मच रोनन एंड वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म. Thank you for having me here. It is a great opportunity for me to share my journey, to interact with a lot of people and to reach out as many people as possible with respect to in any way possible if I can help anyone. ग्रेट, थैंक यू सो मच. सो हमारे कुछ सवाल हैं और कुछ सवालों का सिलसिला हम लोग शुरू करेंगे. सबसे पहले आई वुड रिक्वेस्ट कि आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है, आपकी स्कूलिंग, आपका ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ है, सो दैट द ऑडियंस may aware about it. Most of my schooling life has been from Kendriya Vidyalayas. I completed my 12th standard from Kendriya Vidyalaya Space Application Center in Ahmedabad. Then I did my graduation, my undergraduation in mechanical engineering from IIT Kanpur. And then since then I had been preparing for the services, the civil services. And now this year I'll be lucky enough to join the Indian Forest Service. Great. ये आपने बोला 12th अहमदाबाद से. Yes. So क्या स्कूल का स्पेस क्या था वो? Space Application Center. It is a Kendriya Vidyalaya for ISRO employees and scientists. But I was studying there because I initially because my father is a government employee, so I have studied mostly because he's in a transferable job as well. Okay. So I have studied in various Kendriya Vidyalayas of various different cities. Wow. मुझे बताइए कौन कौन से शहर में पढ़े? So I was born and brought up for the first 9 years in Kolkata, then 3 years in Jaipur. क्या बात है? About 4 years in Shillong, then about 3.5 years in Ahmedabad.
Then I went for college in Kanpur Wow. then preparation in Delhi. आपको तो वेकेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती होगी. This is so amazing. Nice. So I just wanted to ask one thing due to this curiosity कि इस एक्सपोजर से लर्निंग मिलती थी. Yes, yes. अलग अलग जगह आप जाते थे, जनता अलग है, वहाँ का कल्चर अलग है, टॉप टू बॉटम. सो व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दोज स्कूल टाइम पे? One thing which start from a very light point is today whenever I go to any city in the country, I at least have one or two friends there because I've been to so many places. First of all, that is there. Nice. Second of all, of course, speaking on a more serious note, there are slight challenges as well as some really great benefits associated with it. Okay. A benefit will be that I have had the privilege to understand and know different cultures. For example, my father is in the cultural department, so I used to see various Rajasthani folk dances from the age of 10, 11. I've met a lot of different, I've seen a lot of different tribal culture and beautiful experience in Meghalaya, Shillong. Wow. And again, in Ahmedabad, I've met a lot of children of ISRO scientists and क्या different बात है, people. And क्या बात है. So it's a great experience. आई थिंक जो हम कहते हैं ना कि इस तैयारी में आने से पहले आप पीछे देखें कि आप अपने बैकग्राउंड से बहुत कुछ सीख सकते हैं. ऑनेस्टली बताना आप रोनन कि क्या ये बैकग्राउंड यूपीएससी जर्नी में मदद किया था? Yes, indeed. Yeah, speaking of the top of my head, even if I discuss the different folk dances and the different cultures and everything, बिल्कुल, it is directly a part of the prelims as well as mains preparation in civil services. आर्ट एंड कल्चर. Second of all, my father is in Ministry of External Affairs, so especially in the cultural department, which we were discussing earlier. So I even before going into the preparation, I had an understanding that when we speak about international relations, it is not just the military might or the economic progress or anything, but rather what actually creates your image, a country's image in different countries is what soft power you can provide. For example, the scholarships which we provide to the third world nations for different African countries and for various countries. So आपको बताना पड़ेगा थर्ड वर्ल्ड नेशन क्या है ऐसे बच्चों को. It is in fact, I would like to apologize for using the term third world nations. It is a Cold War terminology where first world countries were the countries which were allies of America and the western side. Second world nations were the countries which were declared allies of USSR or the Soviet Union, and the third world countries which were the countries which chose not to be Non-aligned. Non-aligned and chose not to be a part of any of the two sides. Right. So many of the countries which we discussed are usually those countries which are rapidly developing, such as Exactly. some East Asian countries, most of the African countries, some South Asian countries. So when India provides scholarship to those to actually diligent students from those countries, it creates a brilliant image that the healthcare and the education in India is so good that we are able to take learnings from here and do so much in their own countries. Right. When they go back. Great. हम लोग उस पार्ट पे आएंगे अभी. यूपीएससी से रिलेटेड मैं आपकी जर्नी समझना चाहता हूँ. यू हैव शेयर्ड दैट दिस वाज योर फोर्थ अटेम्प्ट एंड यू क्रैक्ड फॉरेस्ट सर्विसेज. Yes. आपने 3 मेंस दे रखा है सिविल सर्विसेज का. See, I've started my preparation 2020. ओके. So 2020, 21, 22 and 23, all 4 years I appeared for civil services. ओके. And I gave mains all 4 years. Okay. And in the fourth attempt, that is 23, I applied for both civils and forest. Okay. That was the first time when I applied for forest as well. ओके. And I was fortunate enough to clear my forest and first attempt. यहाँ पे एक डाउट आता है. जब यूपीएससी की नोटिफिकेशन आती है ना, तो जब फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पे a lot of people they were not aware about कि अगर हम सिविल सर्विसेज वाला टिक करें या इसको टिक करें या दोनों टिक करें, काउंट कौन सा होगा. आप would you like to emphasize थोड़ा सा बताना चाहोगे? Yes, it is there's a lot of confusion behind this Right. actually. So if you are just ticking on the civil services wala option, your attempt only for civil services will be counted. That too only if you are appearing in the prelims examination. If you do not appear in the prelims examination, it does not matter whatever you have ticked, your attempt will not be counted.
अगर आप प्रीलिम्स अटेम्प्ट कराते हैं, अगर आप वहाँ आपका अटेंडेंस साइन हो जाती है कि हाँ आपने अपीयर किया है एग्जाम में, फिर योर अटेम्प्ट विल बी काउंटेड. इफ यू आर ओनली टेकिंग द फॉरेस्ट ऑप्शन, देन ओनली योर अटेम्प्ट फॉर फॉरेस्ट विल बी काउंटेड. And if you are taking both, then attempt for both will be counted will be again, counted. as long as you are appearing for the preliminary examination. राइट, राइट, ग्रेट. आपने हर बार प्रीलिम्स निकाला है? For civil service. सिविल का भी प्रीलिम्स आपने निकाला हुआ है. और जो मेजर डिस्क्वालिफिकेशन होती है, फिल्टरेशन होती है, वो प्रीलिम्स में होती है. सो व्हाट वाज दैट वन थिंग हैज वर्कड फॉर यू? एवरी टाइम आप बार बार प्रीलिम्स क्लियर कर रहे थे. हम मेंस पर भी आएंगे, लेकिन प्रीलिम्स के लिए व्हाट हैव यू डन? I'll tell you, when I was my first attempt was in 2020, so I COVID still time wala. my first attempt, yeah, COVID time. So the prelims was supposed to take place in the month of May, which is the usual calendar. So I remember went to give an open test of some coaching, and I scored I think 22 out of 200 अच्छा. in that open test. So I was like, May तक तो नहीं होने वाला, so there's no hope. So एंड दैट टाइम उतना आइडिया भी नहीं था. 5-6 महीने हुए थे प्रिपरेशन चालू किया बिफोर प्रीलिम्स, 6 or 7 months. तो व्हाट हैपेंड इज दैट कोविड केम एंड अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन की पता नहीं एग्जाम होगा नहीं होगा, दिस दैट. सो आई थॉट कि वैसे भी नहीं होने वाला है बिकॉज आई एम नॉट प्रिपेयर्ड इनफ एनीवेज. सो एंड इफ इट गेट्स पोस्टपोन्ड तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी. सो व्हाट आई डिड, आई लेफ्ट ऑल माय कंटेंट एंड आई स्टार्टेड जस्ट गोइंग थ्रू द बुक्स. I started reading the NCERTs. अच्छा. I started spending 1.5-2 years on the 2 hours on the newspaper daily. Okay. I started going through that very diligently, in the sense that क्योंकि I do not see exam happening, and even if it is happening, there is no chance I will clear it. Okay. So I do not have a time bound on me. कोई time limit नहीं है मेरे लिए. So I started reading it just for the मतलब just to know what I have to read. Just reading. Just reading and studying and enjoying it. Okay. So in a span of one by then it had come that exam नहीं होगा. The whole country was locked down. I think उस साल अक्टूबर में हुआ था. Or 4th of October if I'm not wrong. 4 अक्टूबर में हुआ. तो I started reading it. तो हुआ क्या, by May end I started realizing that जो previous year questions की book है, जी. everyone has that fat book of previous year prelims previous year question, उसकी जो book है उसके 50-60% questions, अब at least 70% questions I know कि कहाँ से आ रहे हैं. I may not remember कि क्या है इसका आंसर. I might be stuck in 2 options 3 options, but at least now I know where the questions are coming from. पहले तो हो रहा था कि भाई क्या पूछ रहा है पता ही नहीं है. Otherwise you will not get score 18, 20, 22, right? तो I started giving tests. I realized I'm scoring around 65, 70, 75. Okay. तो वो होने लगा. So I started covering the syllabus like that. Economics का भी NCERT देखा. There was one more book, a very short book called Shankar Ganesh. 90 pages or something like that. Economics के लिए. तो वो I did that economics का. And a few more books. Geography I very diligently used to do. I do not believe कि geography में NCERTs के अलावा and 3 or 4 chapters, 5-6 chapters of GC Leong के अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत है. Nothing else. तो when I fixed my books कि हाँ भाई इतने करने से I am able to at least have a understanding of 80% of the paper, which means I'm going in the right direction. Okay. तो when I 2 महीने में वो 2020 से 20-25 मार्क्स के जर्नी से 70 के का जर्नी वो दिखने लगा. आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि हाँ भाई आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. तो आई स्टार्टेड डूइंग दैट. देन व्हाट हैपेंड कि स्टैग्नेशन आ गया 75-80 मार्क्स के आसपास. सो देन आई स्टार्टेड एनालाइजिंग. आई स्पोक टू अ कपल, some of my college seniors were there who were also preparing. So I spoke to a couple of them. They said कि ऐसा है, start spending time more with the paper rather than the content. So I started giving tests and started analyzing कि paper you mean mock tests? Mock tests, yes. Okay. In even previous year paper. हाँ बिल्कुल. So I started analyzing कि अच्छा ये वाला सवाल मेरा सही हुआ. तो in a basic general idea is that if you are prepared well, तो 100 में से you will be able to surely answer 40 to 45 questions, जो कि आपको पक्का आते होंगे. After that it is a game. It's just it's a gamble. तो 40-45 questions you will be able to surely do. तो मेरे को वो दिख गया कि हाँ ये 45 questions है, इसमें silly mistake नहीं होनी चाहिए. अगर हो रही है तो it's my fault. Then उसमें किसी और की गलती नहीं है, कुछ लक नहीं है, कुछ नहीं है, it's just my fault. Apart from the game begins from there.
तो उसके बाद व्हाट हैपेंड कि आई स्टार्टेड एनालाइजिंग क्वेश्चंस कि ये मैंने अटेम्प्ट किए थे, ये क्वेश्चन जो मुझे थोड़े बहुत आते थे और ये मैंने अटेम्प्ट किए, तो इसमें मैंने गलती क्यों हुई, अगर सही हुआ तो क्यों हुआ, गलत हुआ तो क्यों हुआ, एंड अगर गलत हुआ तो इफ दिस वाज माय माइंडसेट ऑफ अप्रोचिंग दैट क्वेश्चन, इफ इट वेंट रॉन्ग, सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आई विल नॉट यूज दिस माइंडसेट. ओके. I started enlisting that. I started keeping a list. ठीक है. So when I started doing that and started going back and again, and what I used to do, I used to spend about 1.5, 2 hours, 3 hours with the answer. रोनन, मैं आपसे वो 50-50 वाली अप्रोच पूछना चाहता हूँ जो आप अपने प्रीलिम्स में टेस्ट सीरीज में अपनाते थे. It's not an approach, मतलब 50-50 तो नहीं, but I'm just giving a number, like Okay. a ballpark number. जैसे कि आपके नए प्रिपरेशन चालू हुई, आपके 40 क्वेश्चन सही हुए एंड जी. 60 आउट ऑफ द 60, 50 वेंट रॉन्ग एंड जी. 10 आपने छोड़ दिए, समथिंग लाइक दैट. जी. Right. So when you are revising that, if you are going through the solution of all those 60 questions, Right. it will take 2.5-3 hours. But it will be much more time saving compared to जो आप पूरी किताब, because when you are revising those 60 topics are from 10 different subjects. For example, Right. 5 of them will be from polity, some will be economy, some will be environment, etc. तो आप सबकी किताब खोल के अगर आप सबको रिवाइज करने जाओगे, तो इट विल टेक यू 1 month, 1.5 months to revise all Right. those topics from all those chapters, right? Right. But it's the best way to revise a few topics from a few subjects every day, because or on a weekly basis or alternate day Right. basis, because you're giving tests, और तो टेस्ट की प्रैक्टिस भी हो रही है. Right. At the second time, it is a brilliant way of revision. Right. Right. Because we keep procrastinating कि ये किताब पढ़ के ये वाली बुक में पूरा रिवाइज करूंगा या करूंगी, and I'll go through all the topics of polity or geography or anything. But it will take you a lot of time to first reach to that subject, because you must be revising something right now. Right. And जब तक आप करोगे तब तक वो टॉपिक आप भूल चुके होगे कि कौन सा मेरा वीक था, कौन सा स्ट्रांग था. Right. Right now, when if you've done something wrong in that question of that topic, you know this is a week for me. I read that then and there. If I feel that कुछ इसमें से ऐसा है जो मैं याद नहीं रख पाऊंगा, I'll make a small note and I'll stick it there in my notes then and there. ग्रेट. मतलब अगर मैं इसको सम अप करना चाहूँ तो आपकी प्रीलिम्स की जो एक स्ट्रैटेजी रही है वो ये कि एक तो हम एनसीईआरटी को बहुत डीप पढ़ें, खुद से पढ़ें. नंबर 2 कि एटलीस्ट हम पीवाईक्यू को डीपली रिसर्च और एनालाइज करें. बहुत कुछ छुपा है जो कि ऑलरेडी यूपीएससी ने दे रखा है. Of course. एंड द थर्ड इज आवर मॉक टेस्ट. Yes. तो मॉक टेस्ट पे जो सवाल हमें नहीं आ रहे हैं उन पर फोकस करना है, और जो सवाल हमने गलत कर दिए हैं उन पर फोकस करना है. आपने बताया था कि शायद आप एक कम्युनिटी लर्निंग भी करते थे. हाँ, तो मतलब ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, हम 3 लोग साथ में आए थे कॉलेज से प्रिपरेशन के Okay. लिए. सो वी टुक अ फ्लैट टुगेदर, वी वर स्टेइंग टुगेदर एंड एवरीथिंग. ओके. So what we used to do is that during prelims preparation, the 3 of us, we used to calibrate our preparation such that we used to give same tests on the same day. So that सुबह हम 9 से 11 टेस्ट देंगे, because that is the 9:30 वाला timeline. वो So that our mind is active at that time. And then from 12 o'clock, we'll sit together and discuss our paper, analyze it. So that, for example, there's a question number 20 which you did it right, but मेरा गलत हो गया. And there's a question number 35 जो कि मेरा सही है बट आपका गलत हुआ ठीक है. है. सो यू कैन आस्क मी कि मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ है बिकॉज आई वाज थिंकिंग दिस वे. व्हाट डिड यू नो और व्हाट वे यू थिंकिंग दैट तुम्हारा सही हुआ. सो वी नो दैट अदर पीपल आर, मतलब is there a certain way of thinking with respect to, or certain way of approaching a particular topic of questions which I'm missing out. मतलब मेरा जो गलत हो गया सामने वाले ने सही किया, हाँ. तो उन्होंने क्या अप्रोच अपनाई थी और मैंने क्या अप्रोच अपनाई थी. तो वो डिफरेंशिएशन की इन तरह के सवालों में शायद ये अप्रोच काम नहीं करती हो. Right. तो व्हेन यू आर डूइंग दिस ऑन अ रेगुलर बेसिस फॉर एवरी मॉक टेस्ट विद अ ग्रुप ऑफ 3 पीपल व्हिच यू ट्रस्ट, तो ये मुझे लगता है ये बहुत चीट कोड शेयर कर दिया आपने कोई. नहीं आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल शुड. नहीं, बहुत अच्छा कम्युनिटी लर्निंग होती है. एंड दिस इज हाउ वी क्रिएट अ प्लेटफॉर्म. एंड आई हैव क्रिएटेड अ प्लेटफॉर्म फॉर माय स्टूडेंट्स. वो आपस में बात करें, बजाय कि ये मेरा कॉम्पिटिटर है. तो दैट्स अ ग्रेट सेंस ऑफ कॉमरेडरशिप भी कह सकते हैं उसको. And another thing is that इस preparation में जो stress and all, sitting with 3 friends, even if you're discussing some questions, some form of comic sense or something will be there, you're having fun, right? Right. तो लंच के साथ बैठे बैठे पेपर डिस्कस कर लिया, you just sitting and discussing and having fun, तो थोड़ा सा वो स्ट्रेस रिलीफ भी साथ साथ हो जाता है. बिकॉज अकेले बैठ के कितनी ही देर आप पढ़ लोगे. एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बिकॉज दैट वाज द 4 times you couldn't qualify for civil services, but you qualified for the mains. Yes. तो
ऐसा क्या एक कॉमन आपकी गलती लगी कि मेंस के बाद इंटरव्यू की कॉल नहीं आ पाई थी? क्या लग रहा था हमें? मतलब अगर मैं पूछूं आपसे पिछले 4 अटेम्प्ट्स में व्हाट वाज द कॉमन थिंग? Um, one thing which I realized in the later part of my preparation, especially in my third and fourth attempts, ओके. is that in the horde of completing the syllabus and the horde of writing things which everyone is writing, अच्छा. somehow I ended up missing out on my original touch in my answers. I ended up writing what everyone is writing. So agar aap, a lot of people say that when you appear for these examinations for civil services for a service, they require a individual with a vision in such examinations, in such services. So I realized, in hindsight, I'm realizing, maybe in the last 5-6 months also, I have thought a lot about it. So I'm realizing that कहीं ना कहीं in the horde of कि मेरे ऐसे में नंबर नहीं आए वो बढ़ जाए काश, या मेरे GS3 में नंबर नहीं आए काश वो बढ़ जाए, या इसमें नंबर नहीं आए वो बढ़ जाए. In that process I missed out on the purpose, जिस पर्पस से मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में आया था. वो कहीं ना कहीं मिस हो गया कि आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस, और आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू सॉल्व अ वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स. आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू बी अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस वेयर आई एम एक्चुअली एबल टू डू समथिंग फॉर द पीपल अराउंड मी, फॉर द एनवायरनमेंट, फॉर एनीथिंग, टू बी अ पार्ट ऑफ द ग्रैंड प्लान ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. राइट. तो कहीं वो मिस हो जाता है बिकॉज वी आर लाइक 15 नंबर यहाँ बढ़ जाए, 8 नंबर यहाँ बढ़ जाए, एंड दैट इज मोर लाइकली टू हैपन विथ यू आफ्टर योर फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट, which is why I was telling you I was the closest to clearing the mains in my second attempt. हाँ, आपने बताया था आपका कितना स्कोर था? I think 726 was my score. और क्या कट ऑफ थी? Cut off was close to 740. अच्छा. 736 और 75. 14 मार्क्स. 12-14 मार्क्स. 12-14 मार्क्स का डिफरेंस. यहाँ पर एक और पॉइंट पे हाईलाइट करना चाहता हूँ, एंड आई वांट योर सजेशन ऑन दैट. A lot of aspirant they started investing 3, 4, 5, 6 years in UPSC. मुझे आप एक बात बताना कि अगर आपका सेकंड अटेम्प्ट में मेंस क्लियर नहीं होता तो क्या आप थर्ड अटेम्प्ट देते? सेकंड अटेम्प्ट में मेंस क्लियर नहीं हुआ था मेरा. नहीं, मतलब मेंस प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता, एज इन a lot. See, it is very difficult to say yes or no in such situations because we are very emotional at the same time, and but at least you should go for the plan B जो आपका था. Yes. See, I'll tell you what my plan was. When I left my college, my plan was I'll spend 2.5 years, which is close to 2 attempts, because 6 महीने पहले and 2 years, 2 attempts, 2.5 years in this preparation, and then if I'm not clearing by then I'll look for alternative opportunities because this is not it, right? So when I gave my second attempt, I was so close to the boundary of giving an interview that even in my head, and I discussed it with a lot of people, everyone said कि नहीं यार इतना पास आके how can you let it go? It has been a dream, so you should pursue it once more. Okay. Right. तो आई वेंट फॉर इट. अब अगर आप मान लो कि अगर प्रीलिम्स भी मैंने दिया होता एंड मेरा 2 नंबर से कट ऑफ चुका होता, आई मे हैव गिवन अनदर अटेम्प्ट. बट हैड आई गिवन प्रीलिम्स एंड माय मार्क्स हैव बीन क्लोज टू 60, 65, 70 और समथिंग वेरी लेस, एंड द कट ऑफ हैड बीन 110 मान लो आप, और इफ द कट ऑफ वाज 80 आई वाज स्कोरिंग 45, 50, आई वुड नॉट हैव, बिकॉज आई वुड हैव रियलाइज्ड कि मे बी दिस इज नॉट फॉर मी. Right. Again, even in mains, had I scored 500, तो I would have been very clear कि नहीं यार, this is not for me. Maybe this is not for me. Exactly. So I think वो एक realization आना चाहिए, क्योंकि at the end of the day it's our decision. Nobody's forcing us. It's our decision. So we have to self-evaluate our strength, self-evaluate our journey, because उसके बाद भी जिंदगी बहुत है. So मैं आज चाहता हूँ कि आप उस पॉइंट पर भी हाईलाइट करें जब नहीं हुआ 3 अटेम्प्ट में, 4 अटेम्प्ट में, then when did you decided to switch to forest services, या उससे पहले भी आप कुछ आपने ट्राई किया प्लान बी का? Then I decided कि एक और dedicated attempt देना चाहिए after my second attempt. हाँ. तो I gave my third attempt. It did not work out. My marks fell. My marks fell by 35. वो फुल टाइम था? वो भी फुल टाइम. थर्ड अटेम्प्ट वाज फुल टाइम. आई वाज लाइक कि इतना पास आ गया हूँ तो शायद मैं 1 साल पूरा डेडिकेटेड फिर से वैसा दूं विद सम चेंज इन माय अप्रोच, तो आई माइट बी एबल टू एक्चुअली ब्रीच द मार्क एंड एक्चुअली गेट इन द सर्विसेज. तो आई वाज लाइक चलो एक और अटेम्प्ट देते हैं. Did not work out. In fact, my mains marks fell by about 35 marks. Okay. वो it fell. So I realized कि बस I reached that point कि बस अब I think
टू से दैट यही करते रहो, इट्स मतलब 600 कुछ आया था उस साल। 670, क्लोज टू 670, Okay, 670. फिर उसके बाद आपने क्या किया? तो आई रियलाइज कि दिस इज नॉट इट. Okay. ठीक है. तो उसको I started preparing for my fourth attempt. Okay. Right. But what I did, I started applying for other similar examinations as well. जैसे कि Indian Forest Service was there. ठीक है. Another thing I'll tell you, which might be a bit diverting, is that I had cleared the Forest Service का cutoff for prelims, which is usually 10-15 marks higher than civil services in all the 3 attempts, but I never applied for it. बताओ. थोड़ा सा अवेयरनेस भी कम थी. Okay. थोड़ा सा एक वो भी था कि नहीं मुझे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर, मैंने सोच रखा है 2.5 साल सिर्फ सिविल सर्विसेज को देना है, तो सिर्फ सिविल्स को ही दूंगा. थोड़ा सा आई डू नॉट नो इफ एरोगेंस विल बी द राइट वर्ड फॉर इट. दैट रियलाइजेशन इज देयर नाउ. आपको लगता नहीं था कि यार वो एक और टिक कर दिया होता फॉरेस्ट पे? अब लगता है, बट ठीक है. नहीं, अच्छा, आई मीन दैट वर्ड नाउ. या तो आई डिड नॉट अपीयर फॉर, बट आई अपीयर्ड फॉर फॉरेस्ट सर्विस. I appeared for CAPF assistant commandant, and then I also gave the GATE examination. So I did all this. At the same time, I started looking for. I decided कि मेंस तक ये सब एग्जाम्स अप्लाई करते हैं और प्रिपेयर करते रहते हैं. जैसे ही मेंस खत्म होगा फोर्थ अटेम्प्ट का, आई विल स्टार्ट लुकिंग फॉर जॉब्स. ठीक है. बिकॉज नई जॉब में अगर जाऊंगा मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब में, तो न्यू जॉब आई हैव टू हसल मोर टू stabilize myself there, and साथ साथ फिर मेंस की प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी. एंड आफ्टर दैट एंड टिल माय फोर्थ अटेम्प्ट आई वाज थोड़ा बहुत, आई हैड दैट कॉन्फिडेंस कि हाँ प्रीलिम्स तो हो जाएगा. आई हैव टू फोकस ऑन मेंस. आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर मेंस बिफोरहैंड. तो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग दैट. तो द डे आई गॉट टू नो दैट द रिजल्ट के, मैंने रियलाइज कि CSE का रिजल्ट, CSE का मेंस मेरा क्लियर नहीं हुआ है, तब तक मैं फॉरेस्ट का मेंस दे चुका था, रिजल्ट नहीं आया था. तो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर जॉब्स. And when the forest mains came, result came, I think I was in a job. Okay. In Bangalore. कहाँ पर थे आप जॉब में? I was in a climate technology startup. It was a startup in Bangalore. Okay. मतलब इसमें आपने स्टार्टअप में भी काम कर लिया. एक स्टार्टअप में काम करने का एक अलग ही It was a great experience. So I think वो जो 2 साल 1.5 साल आपके लिए बहुत बड़ा लर्निंग कर्व रहे हैं. Yes. When इसमें नहीं हुआ था, एंड देन 600 में कहाँ 700 में स्कोर करता था, 600 आ गया. इसमें भी नहीं हुआ. देन कुछ एग्जाम्स आपने दिए, विलिंगली कुछ एग्जाम्स को आपने छोड़ा भी ओवर अदर प्रायोरिटीज, एंड देन यू वेंट फॉर अ जॉब. क्योंकि एट द एंड पैसा तो इम्पोर्टेंट है ना, हम बड़े भी तो हो रहे थे. Yes. कितना क्या है, घर वाले जैसे भी हमारे सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो पैसा तो इम्पोर्टेंट है. एक सवाल मैं आपसे यहाँ पूछना चाहता हूँ. मान लीजिए आप IIT कानपुर से नहीं पढ़े होते. मान लीजिए कि आपने एक ऐसी ग्रेजुएशन की है जहां पे आप जबरदस्ती ग्रेजुएशन कर लिया आपने. करना चाहते थे BA, कर ली BSc करना चाहते थे, कर लिया BA, BCom कर लिया. क्या आपको लगता था कि उस टाइम पर जो आपको जॉब मिली थी, क्या इतना इजी होता उस कैंडिडेट के लिए जॉब? नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता. It is very clear to me, while staying in Bangalore as well as while preparing in Delhi, it would not have been as easy. ये एक्चुअली रोनन, अब ये जो सिचुएशन में हम लोग बैठे हैं बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो न ही प्रोफेशनल कोई क्वालिफिकेशन है, जैसे बहुत अच्छे इंजीनियर्स हैं, किसी अच्छे कॉलेज से हैं, MBBS हैं, CA हैं, CS हैं, MBA हैं. दे आर नीदर ऑफ देम. ग्रेजुएशन भी बस कर ली है, और फिर UPSC में 3 साल देने के बाद जब नहीं होता है, तो जो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है नौकरी से, वो भी जमीन के नीचे हो जाती है, क्योंकि नौकरी नहीं मिलती है. नौकरी मिलती भी है तो वो सैलरी नहीं मिलती है. सो यहाँ पर आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहते हैं? Investing 5-6 years in UPSC or start looking a backup plan after 2 attempts? See, it depends on how you have started your preparation. Very recently, me and a couple of other people who have cleared the examination, on the day the preliminary examination result came, we organized a mental health session or a counseling helpful session for people who have not been able to clear the examination. And that time we told everyone there कि यूजुअली 2 कंडीशंस होती हैं जब लोग प्रिपेयर कर रहे होते हैं. एक वो जो कि स्टार्टिंग से डेडिकेटेड, जिन्होंने अपनी जॉब छोड़ के या कॉलेज से डायरेक्टली आके प्रिपरेशन चालू करी है, और दोज पीपल हु आर स्टार्टेड प्रिपेयरिंग अलोंग विद देयर जॉब्स.
So for those who have started preparing without a job, मतलब dedicated, I would always recommend कि 2 या 2.5 या 3 attempt जैसा भी आप टाइम स्पेंड करना चाहें, बिल्कुल। उसके बाद बिकॉज 2 साल 3 साल किसी भी कंटेंट के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि आप जॉब के साथ रात को घर जाके 3 घंटा पढ़ के भी यू कैन क्लियर दैट एग्जामिनेशन। बिल्कुल। यू हैव दैट बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि लक्ष्मीकांत में मैं अगर मुझे पहला चैप्टर पढ़ने में अगर मुझे पहली बार अगर 3 घंटे लगे थे तो मुझे अभी 40 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने वाला है, स्पेशली आफ्टर 3 years। सो इट डज नॉट मेक सेंस to give 8 hours 9 hours a day because I do not think anyone who has cleared the examination will tell you कि 8 घंटे पढ़ने से एग्जाम क्लियर होता है, first of all। and second of all ये बात है कि when you are मतलब आप एक जॉब पे चले जाओगे तो एक चीज ये होगी कि एक आपके मन से 2 प्रेशर होते हैं। एक होता है एग्जाम क्लियर करने का प्रेशर कि मेरे को सिलेबस खत्म करना, एग्जाम देना है। एक प्रेशर ये होता है कि आई एम लूजिंग आउट ऑन माई एज, Right. there's a lot of expectation on me, Right. I'm not financially independent, Right. etc. तो वो एक 40% of the pressure is off your head because you're earning, because your career is parallelly growing। एक वो। दूसरा, there's a sense of confidence which I'm speaking from experience, there's a sense of confidence which comes from working with when we are preparing here in Delhi, we are confined to a box which is our room or a library or anything like that। तो socialization कम हो जाता है। तो when you are out working 7 to 8 hours a day, 5 days a week, that socialization also helps you learn a lot of things which you can, maybe not to a huge extent, but to a minor extent, imbibe in your preparation। Right. For example, one reason why I joined this company, which is a climate technology startup, was because I had मेरे को थोड़ा सा उम्मीद थी कि शायद मेरा फॉरेस्ट का प्रीलिम्स मेंस क्लियर हो जाएगा। तो इफ आई गो इनटू फॉरेस्ट सर्विस का इंटरव्यू, माय बैकग्राउंड ऑफ क्लाइमेट टेक्नोलॉजी विल हेल्प मी अ लॉट। बिल्कुल। because they will have that understanding कि he has at least some motivation to work in this field, otherwise Right. किसी भी सेक्टर में काम कर सकते थे, right? Right. तो that is there, that things can help you in different ways if we are able to realize it। तो अगर आपने 2 साल 2.5 साल स्पेंड कर दिया है, I will always recommend कि keep preparing if you want to, because it is a dream, it is an ambition, I'll always request you to always fulfill your dream, never give up on it, Right. but keep doing it in a way that it does not become a burden on you in the later period of your life। Exactly. आपका भी एक ड्रीम था फॉरेन सर्विसेज में जाने का, एंड वो मौका मिल तो नहीं पाया कि डैफ 2 भरें, कि उसमें प्रेफरेंस भरें। व्हाट अबाउट दैट? क्योंकि हमारा एक सपना होता है और जब हमें रियलिटी मिलती है कि नहीं, ये नहीं हो पाएगा, सो IFS फॉरेस्ट भी होता है, फॉरेन भी होता है। सो कैसा लगा आपको व्हेन यू क्रैक्ड फॉरेस्ट सर्विसेज एंड व्हेन यू कुडंट क्रैक फॉरेन सर्विसेज? सो दोनों में उसका दुख ज्यादा है या इसकी खुशी ज्यादा है? पहले सिविल सर्विसेज मेंस का रिजल्ट आया था जो नहीं हुआ था, तो शुरुआत दुख से हुआ था, काफी ज्यादा दुख से शुरुआत हुई थी। बट एज एंड व्हेन आई kept going through the process, when I cleared the forest mains, then I prepared for the interview, I spent a lot of time with the content available online with respect to what forest service officers do। So with that process I went on to realize that if you want to go for the name sake कि अगर नहीं मुझे फॉरेन में ही रहना है, फॉरेन वाला ही काम करना है, तो फिर you can crib about it all your life, right? Then you will always say कि नहीं, मैं एम्बेसी में नहीं रह रहा हूँ, मैं किसी इंडिया के गवर्नमेंट बंगलों में रह रहा हूँ। यू कैन से कि मुझे गवर्नमेंट की वो वाली गाड़ी नहीं मिल रही है, फॉर पीपल हु आर गोइंग फॉर दोज पर्पसेस। ये बहुत अच्छी बात बोली आपने, वेरी गुड जी। सो दैट इज देयर, बट व्हेन आई स्पेंड टाइम विद द कंटेंट आई रियलाइज्ड कि देयर इज अ लॉट ऑफ, इफ देयर वाज मतलब it's not even comparable। मतलब अगर वहाँ पे there was certain way of creating an impact, there are very different ways of creating an impact in forest service, and you cannot compare them, you cannot say कि ये बेहतर है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। And during my 2 things I would like to add here. One is that during my preparation I realized that forestry and environment and wildlife is something which comes very naturally to me। In fact, I got this rank because I scored decently good enough in my forest service के means के marks। Right. So
आई रियलाइज दैट is something जो कि शायद लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से मेरा इंटरेस्ट नहीं था, या अदरवाइज ऐसा हो सकता था कि फॉरेन सर्विस नहीं, शायद फॉरेस्ट सर्विस ही मेरा फर्स्ट इंटरेस्ट होता. बट समटाइम्स वी फाइंड आवर इंटरेस्ट नॉट एट द एज ऑफ 17 but at 27. Right. And Right. second thing I'd like to add here is when I joined the process of preparation, I was like, नहीं, foreign service जाना है. ठीक है. But the process of preparation itself is so awakening and so humbling and so helpful and so developmental oriented for an individual. Okay. Is that you realize that it doesn't matter where you are. It doesn't matter if you are an IAS or an IPS or any other service. It doesn't matter if you are a forest service officer. It doesn't matter if you are any other non-UPSC government employee. It doesn't matter if you are in a private sector. Right. The knowledge you have, the exposure you have, and the scope of making impact you have, you Right. can do a lot out of it. That humbling experiences, it removes that. At least for me, it removed that bias or that rigid preference in my mind कि नहीं फॉरेन ही जाना है, otherwise तो फिर कुछ और मैटर Actually, नहीं करता. अगर आप देखेंगे so even everybody हम लोग बहुत पॉम्प एंड शो के साथ सिविल सर्विसेज का रिजल्ट बनाते हैं, IAS, IPS, फॉरेन सर्विसेज, IRS, लेकिन फॉरेस्ट सर्विसेज भी ऑल इंडिया सर्विसेज है. nobody, I mean, very less people talk about it, and kind of कि ये कुछ अंडरडॉग वाली चीज है कि आप करे जा रहे हो, nobody is talking about it, but like you, I've got a couple of candidates who have cracked forest services, और क्या incredible चीजें बताते हैं वो. I mean, what's going with the mother nature? I mean, incredible how the mitigation thing, how the DM thing helps disaster management. आपने ही बताया था अभी कि एक फॉरेस्ट ऑफिसर एक IAS भी है, एक IPS भी है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन भी देखना है, उसको पुलिस वाला जॉब भी करना है. सो व्हेन यू से कि मुझे इस जर्नी में अवेयरनेस लगी, तब जाकर बहुत इंटरेस्ट लगने लगा. सो एक नया ड्रीम अवेयरनेस के थ्रू मुझे आया. सो डू यू थिंक कि हमें किसी भी सर्विसेज के बारे में अदर देन IAS IPS क्या हमें अवेयरनेस की जरूरत है? Of course. It is very important कि हम, in fact, I remember up until 4-5 years ago, पहले तक when I joined this preparation, तब तक तो I remember none of my friends or people who I know from preparation, they even used to consider foreign service also as a preference कि नहीं यार, वो तो उसमें तो कुछ opportunity नहीं है, उसमें power नहीं है, उसमें ये नहीं है, this or that. But in the last 2-3 years, slowly awareness has developed and a lot of people are putting foreign service even above administrative service because they know the kind of work they'll get to do. They know the kind of levels, the kind of opportunities they'll get to represent the country as the highest level possible in the globe. Right. There's no position to represent the country at the places where foreign service officers do. So that awareness is coming with time in the last 2-3 years. Now, I don't know if up until last year, I did not know a single person who had applied for this examination with only IFS. IFS only apply करने वाले mostly या तो CSE करते थे या फिर CSE and IFS करते थे, right? But after I have cleared this year, I know at least 4 or 5 of my friends, at least I think if I count, there'll be around 10, जिन लोगों ने या तो जो CSE भरते थे, जिन्होंने CSE plus IFS भरा, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ IFS भरा इस साल. एंड धीरे धीरे अब पता चल रहा है काफी लोग बढ़ते जा रहे हैं, वो लोग जो कि सिर्फ IFS भर रहे हैं, बिकॉज जान पहचान में लोगों का क्लियर हो रहा है. सो दे आर रियलाइजिंग कि भाई ये तो अच्छी जॉब है, इसमें काम करने का स्कोप उतना ही है. एंड मोर ओवर अ वेरी बिग प्रॉब्लम जो आज के टाइम पे है, I'll tell you the first thing which I tell this to everyone I have discussed my preparation with. The first thing which came to my mind after clearing this examination was that मेरे और मेरे पेरेंट्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी अब 5 साल से बढ़ गई. Because I will be living at places where I can breathe fresh air, where I'll be getting fresh water, organic food, पेड़ से फ्रूट्स मिलेंगे तोड़ के खाने को. So that people do not realize कि उसकी वैल्यू कितनी है. Exactly. And that comes with the service. Exactly. So awareness is equally very very important, and with that I think उस awareness के वजह से आज आपने उस एग्जाम को क्रैक किया है. आपको हर बार आपने IFS के कट ऑफ को मीट किया है, लेकिन वो पता नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी. अवेयरनेस नहीं थी. सो इनफैक्ट
रिसर्च एंड अवेयरनेस आई थिंक इट्स पैरामाउंट फॉर एनीबडी, हमें करना पड़ेगा। मैंने स्टूडेंट्स को अपने में कई दफा मर्तबा बोला है कि डोंट ओनली गो फॉर IAS, आई मीन दैट्स अ वेरी लिमिटेड सीट एंड हम सिर्फ कोर में रह जाएंगे। और चीजें देखो आप वहां पे, और भी फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए इनकरेज किया है। आपसे एक 2-3 क्वेश्चन मेरा है लास्ट में। व्हेन वी टॉक अबाउट फॉरेस्ट सर्विसेज, आई एम श्योर आपने और रिसर्च अपनी पढ़ाई की होगी उसमें, सो व्हाट आर द रियल चैलेंजेस ऑफ, लेट्स से अगर मैं DFO की बात करूं तो क्या है ग्राउंड रियलिटी चैलेंजेस, क्या हैं फॉरेस्ट सर्विसेज में? क्योंकि हर सर्विसेज में अपने एक पॉजिटिविटी और एक चैलेंजेस होते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक एंड हाउ हैव यू थॉट टू उसको मिटिगेट करने के लिए? I first of all, I'm too early in the process, not even in the training to agree to in fact even tell you 1% of the real challenges which are faced by the 100%. officers or even the people living in and around the forest. Not just officers. Officers are mere facilitators. Problems तो भी लोग जनता फेस करती है, right? Including us. तो the one thing which I have studied and which I have realized, one challenge and one opportunity which I would like to discuss is, the first challenge, biggest challenge in forest and nearby regions is the human-wildlife conflict. Because दो तरीके से चीजें पास आ रही हैं. First is that as the human population rises, as we need more places to live, we need more farmlands to grow our crops and everything, and we need more infrastructure, roads and highways and everything. We eventually end up reaching the forest boundaries or even encroaching them. And the second thing is, we have been lucky enough to have one of the best conservation programs in the country, whether it is for tiger, for elephant or anything. We have brilliant elephant corridors and leopards, and for apes and monkeys and everything, squirrels and everything, right? So those conservation efforts have been so good that we have been, if not reduced, we have been able to preserve our protected forest, because of which the population of endangered species is also rising. So as their habitat is restricted and the population is rising, they are bound to get out of the protected areas and reach human settlements. And इधर से and wildlife population rise कर रही है due to the success of conservation measures. At the second time हमारी population rise कर रही है. तो that conflict is more and more inevitable at the current time. So to be able to deal with that, so that we are not able to create problems for the local people living there, we are able to generate awareness and develop such practices and even learn such practices from them, which help mitigate any challenges or any conflict with the wildlife living nearby. There are a lot of communities in India in very remote locations and different places where they have developed a certain kind of a symbiotic relationship with the wildlife and the flora nearby. So to learn from them and to use those best practices in different places where it is actually needed will be a brilliant idea to do. And I think it's quite a risky job as well. In both wildlife conservation तो है ही, लेकिन हमें पता है कि a lot of internal conflict, internal security वाला जो मामला है, वो ऐसे एरियाज में होते हैं जहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज होती हैं, जहाँ पे हम clashes होते हैं, community clashes होते हैं, the way we have seen in Manipur, the way we have seen in Chhattisgarh, the way we have seen in kind of areas in Jammu and Kashmir. So आपको ये डर नहीं लगा कि यार ये तो मतलब वो हो गया कि एक तो वहां पे जानवर हैं, ऊपर से इंटरनल इश्यूज भी हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं, ऐसी जॉब है आपको, मतलब आपको तो केबिन वाली जॉब ही नहीं है, आपको बैठना ही नहीं है, सो आपको नहीं लगा कि your dream was foreign services, now you end up in forest services, risk bhi hai, so how will you? Speaking about risk, very empirically I'm speaking, I discussed it with a few of my friends. Achha. A few of them who are in services, state forest services. Achha, okay. One of them is actually cleared the examination this year, of IFS. Great. So I discussed these things with them. They said ki adequate facilities is provided by the government to any officer or even to their staff and everyone, to ensure that not just these things do not affect you, but you are able to take ample amount of steps to even control them, so that जो local people वहाँ रह रहे हैं, जो population है वहाँ की, उनको भी इससे minimum impact पड़े. So that thing is there. अगर ऐसा नहीं होता तो कोई अप्लाई ही नहीं करता ना एग्जामिनेशन में, ये बात भी तो है. और second of all, there is certain element of risk in every service you go into. मतलब
what about the non-communicable diseases which come from sitting on a chair Exactly. 8 to 9 hours a day? Exactly. How is that less risky than if we look at the statistics, more number of people are dying from heart attack and diabetes than are dying from internal security issues. Exactly. आदमी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है. ह्यूमन सबसे ज्यादा खतरा तो मैं ह्यूमन से है. So neither is a field duty bad or nor is a table duty bad, as long as you're able to establish a balance and make the most. What I keep saying is make the most out of what we have. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. आपने कहा था कि जैसे एग्जाम अब क्लियर हो गया, इंटरव्यू, सो हाउ डिड यू फील व्हेन द रिजल्ट केम? एंड बिकॉज असली मतलब पानी की कीमत वही बता सकता है जो बहुत प्यासा हो, बहुत बहुत प्यासा हो. तो वो प्यास दिखती थी आप में, क्योंकि फेलियर था, नहीं मिल पाया था. तो हाउ डिड यू फील? क्या डेट था जब रिजल्ट आई थी? Date, yeah. तो इमोशन क्या था उस टाइम पे? I'll tell you, it was a very funny situation. I can describe. हाँ. So I was in my office. It was, I think it was a Thursday evening. ये वहाँ बैंगलोर में? I was in Bangalore in my office, and I had a meeting from 5:30 in the evening. Okay. And the result came around 5:08 or 5:10. I don't remember the date, but I remember these details because I remember next day मैं office गया था. So 5:08 or 5:10 के आसपास result आया. So I saw the result. I was in a lobby outside the office, and I was a little welled up, and I called my mother कि mom ऐसा हो गया. And she was like, oh, that's great. She started also, she was very excited. And she was like, बता दूं क्या इसको ऐसा ऐसा? I was like, हाँ बता दो. And बोल देना अभी कोई मुझे कॉल ना करे, 5:30 से मीटिंग है. Okay. And I know किस तरीके से I was controlling myself to sit in that meeting for half an hour Okay. from 5:30 to 6 p.m. Okay. So I was thrilled, but the feeling of relief was there. Anyone who asked me कैसा लग रहा है, I always told them कि खुश, I'm happy, but more than happy, I'm relieved. वो जो एक चक्रव्यूह था वहां से A phase has passed now. हाँ. वो phase निकल गया, thankfully. Yeah. आपने बताया कि वो फॉरेस्ट सर्विसेज के बाद ट्रेनिंग मेडिकल टेस्ट के लिए There's a walking test and medical test. सिविल सर्विसेज में क्या होता है कि जब इंटरव्यू होता है उसके अगले दिन ही सारे इंटरव्यू कैंडिडेट्स का मेडिकल टेस्ट हो जाता है. फॉरेस्ट सर्विस में उल्टा है. इंटरव्यू हो जाता है, क्लियर हो जाता है, उसके बाद दे गिव यू अ पर्टिकुलर डेट. अच्छा. उस डेट पे पहले मेडिकल टेस्ट होता है और उसके अगले दिन वॉकिंग टेस्ट होता है. वॉकिंग कितने किलोमीटर? वॉकिंग इज फॉर मेल मेंबर्स इट इज 25 किलोमीटर्स इन 4 hours. फॉर फीमेल्स इट इज 14 किलोमीटर्स इन 4 hours. आप चले गए थे? हाँ, अभी मेरा था वेरी रिसेंटली आई थिंक 2 weeks ago. अच्छा. सो 10 पीपल जो इन्होंने क्लियर किया 10 के ग्रुप्स में वो भेजते हैं. तो और जो नहीं क्लियर कर पाए वो? उनका फिर एक मौका मिलता है, आई थिंक इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. Okay. अक्टूबर वापस देने का वॉकिंग टेस्ट. ओके. मेरा एक सवाल छूट गया था जब मैं आपसे प्रीलिम्स के बारे में पूछ रहा था कि प्रीलिम्स में पिछले कई सालों से चूंकि फॉरेस्ट सर्विसेज के एस्पिरेंट्स भी तैयारी करते हैं, एग्जाम देते हैं उसका, सो कुछ क्वेश्चंस कॉमन होते हैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी के. पूरा पेपर कॉमन होता है. पेपर कॉमन, हाँ, मतलब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि फॉरेस्ट सर्विसेज के दिमाग में रखते हुए भी बनाया जाता है. जैसे इन्वायरमेंट इकोलॉजी हो गया, वेजिटेशंस हो गया. सो हाउ यू वर डीलिंग विद दोज क्वेश्चंस? जैसे वेजिटेशन के बारे में, एनिमल के बारे में, स्पीशीज के बारे में, क्या नेचुरल था या फिर कोई अलग से बुक वगैरह पढ़ते थे आप? अलग से कोई बुक नहीं पढ़ी थी मैंने, बिकॉज जब तक मैं फॉरेस्ट का प्रिपरेशन करने का डिसाइड किया 4th अटेम्प्ट में, तब तक आई वाज वेल वर्स विद द प्रीलिम्स प्रिपरेशन ओनली फॉर सिविल सर्विसेज. तो आई डिड नॉट नीड टू. अनदर थिंग आई विल लाइक टू ऐड हियर इज दैट द सिलेबस ऑफ सिविल सर्विसेज इज सच कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए जो जरूरी है वो मोर और लेस कवर हो जाता है. बट बिकॉज द सीट्स आर लेस, द कट ऑफ 10-15 नंबर जाने के ज्यादा होने का आई थिंक द ओनली रीजन इज स्टेटिस्टिक्स. Because more or less half or 60 or 70% of people who are applying for civil services also apply for forest. The number is gradually increasing every year. They apply for forest, but वहाँ around 15,000 people, 14,000 people clear for mains. Here 2,000 people clear for mains. So automatically the cutoff is bound to increase. So that is there. Right. So environment के लिए I will not recommend कि कुछ specially अलग पढ़ें, because the civil services वाला portion covers it more or less. It's just that you will need to work more on your
analytical part where you are able to get your guesses correct in order to reach that cutoff. Because no matter how much you study, वो 40-45 questions ही 100 में से guaranteed सही 40-45 ही होंगे. Right. तो उसके अलावा if you are getting 20 more, 15-20 more correct, तो आपका civil services होगा, 25 more correct तो forest होगा. It's like that. Okay. तो 5 और 6 questions का difference होता है, I think 12, 15, 20 marks का. Okay. मेरा लास्ट 2 क्वेश्चन है. एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि अगर आपका फॉरेस्ट सर्विसेज में नहीं होता तो आप क्या करते हैं? I had another interview for CAPF Assistant Commandant in UPSC. So I had a decent score. I think I would have gotten CISF in that. Okay. So you had the plan B thing Yes. already. Yes, that was there. Otherwise, I would have stayed in the private sector itself Okay. and spent some time there. And probably if had I continued in the climate technology or anything, I would have gone for, after spending few years, I would have gone for further studies or an MBA or something like that, maybe Okay. outside. Okay. Great. एक लास्ट क्वेश्चन है. Your message to those aspirants who doesn't know about the forest services, who are only after civil services examination. So, एक message that कि if they wanted to prepare, then what should be the approach from scratch For forest for service. forest services? Most of the people who will be appearing for forest service or are planning to will be those who have some idea or also have prepared for civil services as well, because the syllabus is more or less the same with respect to prelims, and Right. for mains also some things match. Right. So when you're preparing for that, you can look for optionals such as geology, which are very highly scoring in both the optionals, in both the papers, as such as in civil services as well as forest service. दोनों में आप नंबर ला सकते हैं. एक तो वो हो सकता है, you can explore कि अगर आपको इंटरेस्ट है, एंड इफ यू कैन स्पेंड टाइम विद द कंटेंट, बिकॉज नो मैटर कितना भी हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट हो, अगर आप उस ऑप्शनल के साथ आप टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल. तो वो नहीं निकलेगा. It doesn't matter if anthropology is giving you the result every year. If you're not able to spend time with it, you will not be able to clear it, because for you it is just your preparation, not 100 more. Right. Second of all, I would like to say is that first of all, for a general awareness, I'd like to say ki do not go in the herd mentality that a lot of coachings out there are selling the dream of becoming an IAS. They are romanticizing this preparation to such a level where you people, including a lot of us, end up feeling that ye nahi nikla hai to this is the end of the world. It is not, nothing like that. So that romanticization of the preparation should not be there. Only determination with respect to the syllabus and the examination should be there. Right. So that is there. Apart from that, if you have to prepare for forest service, I would recommend spend time with the content again, because जो GK वाला portion है is very similar to the, in fact it is almost identical to the GS वाला preparation. GS4 नहीं पढ़ना है, so it is relatively easier for you. There is no ethics integrity वाला aspect in that. GS1 to 3 के few questions are there in the GK paper. There are 24 questions in that, so that will be covered along with your civil services preparation. And even if I know a lot of people who have cleared the examination जिनका कोई भी optional match नहीं होता है civil services से. I know many people who gave the civil services attempt with some anthropology, sociology, something else, geography, and then they gave their forest attempt with geology and forestry. These are two options which I generally know of. Right. And they have, in those 2 months जो कि मिलता है आपको सितंबर से लेकर नवंबर के बीच, they spent dedicated time with those 2 optionals and they have gotten good ranks. Right. So if you think कि दो optional नहीं prepare किए जा सकते from scratch, I don't think that is true. Lots and lots of people, lots and lots of my friends who have cleared the examination this year have their optionals as geology and forestry. In fact, this year geology was the most scoring optional. Right. One of the most scoring optionals in forest service examination. So think about it. वैसे भी होता क्या है, generally I'll tell you, after giving mains 1-2 महीना हम relax करते हैं, कहीं ना कहीं वो cooling off period में चला जाता है. So those 2 months are generally not productive. So if you think that you can join a service like forest service, you will be happy in a service like this. Spend some time on the content of the service, spend some time understanding what are the requirements of the service in the field, and then if you feel like you can get into this and spend your life here, so
please do not refrain from going for it just because there are two optionals. Because a lot of people, even including me, I did not used to appear for forest service because एक optional यहाँ नहीं हो रहा है, वहाँ दो optional कैसे होंगे? Right. But that is not true. The second optional which I picked up was the easiest for it. Ended up being the most interesting, the most loving subject for me. Right. So you never know when you find your interest at what age. Great. Well, thank you so much, Ronan. Thank you very much. काफी डिटेल में बहुत ही अच्छी बात हुई है. आई थिंक फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई वुड लाइक टू थैंक रोनन. बहुत ऑनेस्ट होकर आपने सारी चीज़ें बताई हैं. एंड ये वो बातें हैं जो कि एक्सपीरियंस से आई हैं, जिन्होंने शायद कोई मिस्टेक की थी, ऑनेस्टली एक्सेप्ट किया है, उस पर वर्क किया है और फिर उस मिस्टेक को दोबारा नहीं किया है. सो और हमें अपने आप से ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपनी गलतियों से सीख पाएंगे और सामने वाले के सक्सेस से और गलतियों से भी सीखना है हमें. द वे रोनन हैज शेयर्ड कम्युनिटी लर्निंग वाला प्लेटफॉर्म एंड सी हाउ पीपल वेयर आर दे फेलिंग एंड लर्निंग फ्रॉम देम. सो ये सारी की सारी चीज़ें हम इसी प्लेटफॉर्म पे करते रहेंगे. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन. हम लोग जल्दी मिलते हैं, आप और मैं, अगले हफ्ते एक नए गेस्ट के साथ, नेक्स्ट SME के साथ, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के साथ, नए चेहरे के साथ. तब तक बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा एंड थैंक यू सो मच रोनन. Thank you very much for थैंक यू having सो me. मच. थैंक यू. जय हिंद.